नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं सूडान के ऊपर। सूडान हाल ही में आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे, रील्स पर देख रहे होंगे कि कैसे सूडान में नरसंहार चल रहा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, आज उस पर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि समझ में आए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ और एक एक रिपोर्ट के अनुसार बात करने वाला हूँ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। दोस्तों, अप्रैल 2023 से सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। उसकी सेना और एक शक्तिशाली अर्धसैनिक समूह RSF, जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्स के लिए कहा जाता है, उनके बीच सत्ता के लिए भीषण संघर्ष छिड़ गया था। इसके कारण पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में अकाल और नरसंहार की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा हाल ही में RSF द्वारा अल फसर शहर पर कब्जा कर लिया गया और उसके बाद वहां के निवासियों में डर पैदा होने लगा। देश भर में संघर्ष में 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 12 मिलियन लोग अपना घर छोड़कर चले गए, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने भी विश्व का सबसे बड़ा मानवीय संकट कहा है। और ये बात बहुत बड़ी है कि ये मानवीय संकट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों को पेड़ पर टांगा जा रहा है। आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी होंगी। दोस्तों, वहां गृह युद्ध क्यों है और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? ये तनाव के दौर की नवीनतम कड़ी है, जो 2019 में लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे उल अमर बशीर को पद से हटाए जाने के बाद से पैदा हुई है, जो 1989 में तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे। उसके बाद लगभग 3 दशक के शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और सेना ने उन्हें हटाने के लिए तख्ता पलट कर दिया। लेकिन नागरिकों में लोकतंत्र के शुरुआत के लिए अभियान जारी रखा। इसके बाद एक संयुक्त सेना नागरिक सरकार स्थापित की गई, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक तख्ता पलट में उसे उखाड़ फेंका गया। यह तख्ता पलट वर्तमान संघर्ष केंद्र में स्थित 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया था। जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान सशस्त्र बलों के प्रमुख और प्रभावी रूप से देश के राष्ट्रपति, और दूसरे हैं और उनके डिप्टी RSF नेता जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमदती के नाम से भी जानते हैं वहां पे लोग। लेकिन जब जनरल बुरहान और जनरल दगालो देश की दिशा और नागरिक शासन की और प्रस्तावित कदम पर असहमत थे। मुख्य विवाद ये था कि 1 लाख सैनिकों वाली RSF को सेना में शामिल करने की योजना बनाई जाए तथा यह भी नए बल का नेतृत्व कौन करेगा। यानी कि ये था कि जो RSF संगठन है उसको ये आर्मी में एंटर करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि उस पर कमांड किसकी होगी। तो इस बात को लेकर के इन लोगों के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, संदेह यह था कि दोनों जनरल अपनी सत्ता की स्थिति को बरकरार रखना चाहते थे तथा धन और प्रभाव को खोना नहीं चाहते थे। यानी कि दोनों में यही था कि भाई मैं कमांड संभालूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा, मैं कमांड संभालूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा, हर जगह पैसा। और इस पैसे की वजह से आज इतना भयावह नरसंहार सूडान में चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच गोलाबारी 15 अप्रैल 2023 को तनाव के दिनों के बाद शुरू हुई, क्योंकि RSF के सदस्यों को देश भर में फिर से तैनात किया गया था, जिसे सेना ने एक खतरे के रूप में देखा था। क्योंकि RSF को आतंकी संगठन भी कहते हैं वहां पे। हम इसका दावा नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह विवादित है कि पहली गोली किसने चलाई, लेकिन लड़ाई तेजी से बढ़ गई। RSF ने खार्तूम के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जब तक कि सेना ने लगभग 2 साल मार्च
2 साल बाद मार्च 2025 में उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अब दोस्तों बात देखने वाली ये है कि 2025 में मार्च में जब नियंत्रण हो गया था तो अब ये दोबारा से क्यों उठ रहा है। आरएसएफ का संगठन 2013 में हुआ था और इसकी उत्पत्ति कुख्यात जावीद मिलिशिया से हुई थी, जिसने दारफुर में विद्रोहियों से क्रूरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है कि जो आरएसएफ का गठन है 2013 में हुआ था और इसकी उत्पत्ति कुख्यात जावीद मिलिशिया से हुई थी, जिसने दारफुर में विद्रोहियों से क्रूरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी, जहां उन पर क्षेत्र की गैर अरब आबादी के खिलाफ नरसंहार और जातीय सफाई का आरोप लगाया गया था। तब से जनरल डगालो ने एक शक्तिशाली बल का निर्माण किया, जिसमें यमन और लीबिया में संघर्षों में हस्तक्षेप किया गया। व सूडान की कुछ सोने की खदानों पर भी नियंत्रण रखा गया तथा कथित तौर पर संयुक्त अरब अमीरात को धातु की तस्करी करता था। समझ रहे दोस्तों, ये जो बंदा था जनरल डागलो, एक शक्तिशाली बल का निर्माण किया जिसने यमन और लीबिया में संघर्षों में हस्तक्षेप किया, प्लस जो सूडान में गोल्ड माइंस चलती थी उन पर भी अपना नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसके चलते ये सारी चीजें। सेना संयुक्त अरब अमीरात और आरएसएफ का समर्थन करने और सूडान में ड्रोन हमले करने का आरोप लगाती है। तेल समृद्ध खाड़ी देश ने इस आरोप से इनकार किया है। सेना ने पूर्वी लीबिया के ताकतवर नेता जनरल खलीफा हफ्तार पर सूडान में हथियारों की तस्करी में मदद करके आरएसएफ का समर्थन करने और आरएसएफ को मजबूत करने के लिए लड़ाके भेजने का भी आरोप लगाया है। जून 2025 की शुरुआत में आरएसएफ को एक बड़ी जीत हासिल हुई। उसने लीबिया और मिस्र के साथ सूडान की सीमा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद अक्टूबर के अंत में एक अल फसर पर कब्जा कर लिया गया, जिसका अर्थ है कि अब लगभग पूरे दारफुर और पड़ोसी कोर्डोफान के अधिकांश हिस्से पर इसका नियंत्रण है। आरएसएफ द्वारा हाल में ही एक प्रतिद्वंदी सरकार ने गठन के साथ यह संभावना है कि सूडान दूसरी बार विभाजित हो जाएगा। दक्षिणी सूडान 2011 में अलग हो गया था और अपने साथ एक देश अधिकांश तेल क्षेत्र ले गया था। अब सेना किस पर नियंत्रण रखती है? उत्तर और पूर्व के अधिकांश हिस्सों पर सेना का नियंत्रण है। ऐसा कहा जाता है कि इसका मुख्य समर्थक मिस्र है, जिसका भाग्य सूडान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों की सीमा नील नदी का पानी एक साथ मिलता है। जनरल बुरहान के लाल सागर पर स्थित पोर्ट सूडान को अपना तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी सरकार का मुख्यालय बना लिया है। हालांकि शहर सुरक्षित नहीं है। आरएसएफ ने मार्च में वहां विनाशकारी ड्रोन हमले किए थे। ये आरएसएफ द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी, जो मार्च में सेना के हाथों खार्तूम, जिसमें रिपब्लिकन पैलेस भी शामिल था, उस पर नियंत्रण होने के बाद आई थी। जनरल बुरहान ने विजयी भाव से शहर में वापसी करते हुए घोषणा की, खार्तूम स्वतंत्र है या हो गया है। हालांकि वे स्थायी रूप से नहीं लौटते। अब बात आती है आरएसएफ के जाने तक शहर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। दोस्तों पूरे शहर के शहर जलाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे वीडियोस में, अगर नहीं देख रहे हैं तो सर्च कीजिए। बहुत ज़्यादा भयावह ये स्थिति पैदा हो रखी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर सरकारी मंत्रालय, बैंक और ऊंची ऊंची इमारतें काली पड़ चुकी थी और जलकर राख हो चुकी थी। अस्पताल और क्लिनिक तबाह हो गए थे। हवाई हमले और तोपखाने की गोलाबारी का शिकार हो गए थे और कभी तो मरीज अभी भी अंदर मौजूद थे।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो टूटे हुए विमानों का कब्रिस्तान बन गया था, अक्टूबर के बीच में घरेलू उड़ानों के लिए खोला गया। हालांकि इसका अधिकार उद्घाटन एक दिन के लिए विलंबित हो गया क्योंकि आरएसएफ के एक ड्रोन ने पास के क्षेत्र पर हमला कर दिया था। सेना ने महत्वपूर्ण गजीरा पर भी लगभग पूर्ण नियंत्रण वापस पाने में कामयाबी हासिल कर ली। 2023 के आखिर में इसे आरएसएफ के हाथों खोना एक बहुत बड़ा आरएसएफ को झटका था, जिसके चलते हुए आरएसएफ आग बबूला हो गया और उसने फिर आगे जो कार्रवाई की मैं बताता हूँ, आप सुनिए। जिससे लाखों नागरिकों को इसके मुख्य शहर वाद मदनी से पलायन करना पड़ा, जो देश के अन्य हिस्सों में संघर्ष से बचकर आए लोगों के लिए एक शरण स्थल बन गया था। लेकिन अल फसर, जो सेना और उसके सहयोगियों के कब्जे वाला दारफुर का अंतिम प्रमुख शहर केंद्र था, वो अक्टूबर के अंत में आरएसएफ के हाथ में चला गया। 18 महीनों से ज़्यादा समय तक आरएसएफ ने शहर की घेराबंदी की, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हुए, अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया और खाद्य आपूर्ति अवरुद्ध हो गई, यानी कि खाद्य आपूर्ति भी कम पड़ने लगी। हाल ही में इसने शहर के चारों ओर मिट्टी की दीवार बनाकर अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, ताकि निवासियों को फंसाया जा सके और लोगों तक भोजन पहुंचने से रोका जा सके, और पास के जमजम विस्थापन शिविर को नष्ट कर दिया, जो पहले से ही अकाल से प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वहां नरसंहार नहीं हो रहा है, तो क्या वहां नरसंहार हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। कई दारफुरी मानते हैं कि आरएसएफ और सहयोगी मिलिशिया ने जातीय रूप से मिश्रित क्षेत्र को अरब शासित क्षेत्र में बदलने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ा है। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ ने सशस्त्र पुरुषों द्वारा 1 वर्ष तक की आयु के बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न करने के भयावह विवरण दिए। परिणाम स्वरूप कुछ बच्चों ने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। उसी महीने अभियान समूह ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि यह संभव है कि आरएसएफ और संबद्ध मिलिशिया दारफुर में मसालिट लोगों और अन्य गैर अरब समुदायों के खिलाफ नरसंहार कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जातीय सफाई के अभियान में अल गेनीना शहर में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई, जिसका लगता है उद्देश्य कम से कम इन्हें क्षेत्र से स्थायी रूप से बाहर करना था। HRW ने कहा कि व्यापक हत्याओं से यह संभावना पैदा हुई है कि आरएसएफ और उनके सहयोगियों का इरादा मसालित लोगों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का था। दोस्तों, ये सारी जो लड़ाई चल रही है, ये कुछ लोगों को लेकर के चल रही है कि इन लोगों को यहाँ से खत्म कर दिया जाए और इस जगह पर हमारा कब्जा हो जाए। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम द्वारा की गई बाद की जांच इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि नरसंहार हो रहा था। इसके बजाय यह पाया गया कि आरएसएफ और सेना दोनों ने युद्ध अपराध किए थे। हालांकि अमेरिका ने इस वर्ष जनवरी में यह निर्धारित किया कि आरएसएफ और सहयोगी मिलिशिया ने नरसंहार किया है। तत्कालीन विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने कहा, आरएसएफ और संबद्ध मिलिशिया ने जातीय अपराध पर पुरुषों और लड़ाकों, यहाँ तक कि शिशुओं की भी व्यवस्थित रूप से हत्या की है और जानबूझकर कुछ जातीय समूहों की महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार और अन्य प्रकार की क्रूर और हिंसा के लिए निशाना बनाया है। उन्होंने आगे कहा, इन्हीं मिलिशिया ने भाग रहे नागरिकों को निशाना बनाया है, संघर्ष से बचकर भाग रहे निर्दोष लोगों की हत्या की है और बचे हुए नागरिकों को जीवन रक्षक आपूर्ति से वंचित किया है। इस जानकारी के आधार पर मैं अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आरएसएफ और उसके सहयोगी मिलिशिया के सदस्यों ने सूडान में नरसंहार किया है। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों को लेकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सूडान में नरसंहार हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, सिर्फ एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका के जनरल डगालो पर प्रतिबंध लगा दिए तथा उसके बाद जनरल बुरहान के विरुद्ध भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। सूडान की सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IECJ में मामला दायर किया, जिसमें उस पर RSF को वित्त पोषित करने और हथियार मुहैया कराने और उनके द्वारा नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि IECJ ने ये कहते हुए मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अब संयुक्त अरब अमीरात ने इस फैसले का स्वागत किया है और एक अधिकार ने कहा है कि खाड़ी देश इस संघर्ष के लिए जिम्मेदार नहीं है। RSF ने नरसंहार से भी इनकार किया है और कहा है कि वह दारफुर में हुए आदिवासी संघर्ष में शामिल नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें इस बात की गवाही मिली है कि RSF के लड़ाकों ने यौन हमलों के दौरान गैर अरब महिलाओं को नस्लवादी गालियां दी थी और कहा था कि वे उन्हें अरब बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करेंगे। अब अल फजर से सामूहिक हत्याओं सहित अत्याचारों की खबरें आ रही हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जिससे शहर में रहने वाले लगभग 2,50,000 लोगों के भाग्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें से अधिकांश गैर अरब समुदाय से हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो शायद आपको समझ में आ रही होंगी। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो शायद आपको समझ आ रही होगी, फेसबुक चलाते हैं तो शायद आपको समझ आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अब वीडियोस सामने आने लगी हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें क्रूरता की हद पार कर दी गई है। दोस्तों, सूडान पे मैं और बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, और हो सके तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये शेयर करने वाली चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, विदा लेता हूँ आज की इस वीडियो से। नमस्कार, धन्यवाद।